Hello students, welcome to the online class of MPS Baru। इससे पहले जो क्लास था उसमें हमने सेकंड वर्ल्ड वार और इसके अलावा ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जहाँ तक डीकोलोनाइजेशन का ताल्लुक़ है, डीकोलोनाइजेशन का मतलब ये है कि जिन जिन मुल्कों पर अंग्रेज़ों ने और यूरोपियंस ने हुकूमत करके रखा था, कब्ज़ा जमा के रखा था, अब वही मुल्क जो है सेकंड वर्ल्ड वार के बाद आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं। यूरोपियंस इन मुल्कों को छोड़कर चले जाते हैं। तो यही जो है उन कॉलोनीज़ को छोड़ने का मतलब है, जिनको पहले कॉलोनी बनाया था उन कॉलोनीज़ को छोड़ने का मतलब, यहाँ से कॉलोनीज़ को छोड़ के चले जाने का मतलब हो गया डीकोलोनाइजेशन। और डीकोलोनाइजेशन उन अंग्रेज़ों के लिए इसका मतलब डीकोलोनाइजेशन था, और जो यहाँ कॉलोनी बनाए गए जो कंट्रीज़ थे उनके लिए डीकोलोनाइजेशन का मतलब जो है इंडिपेंडेंस था, आज़ादी था। जैसे हमारे मुल्क की मिसाल लेंगे, अंग्रेज़ों ने इंडिया को डीकोलोनाइज़ किया 1947 में, और 1947 15 अगस्त को ही हमें आज़ादी मिला है। ठीक है, बात समझ रहे हो। तो सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे, हिंदुस्तान ही नहीं, एशिया और अफ्रीका के और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जिन पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा जमाया था, यूरोपियंस ने कब्ज़ा जमा के रखा था। अलग अलग ये कॉलोनियल पावर्स थे, जिसमें स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज़, ब्रिटिश। ठीक है, तो अगले जो 20 साल थे उसमें एक डीकोलोनाइजेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि बहुत सारे कंट्रीज जो पहले फॉर्मर कॉलोनीज थे अब वो आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन आज़ादी तो उन्हें मिल जाते हैं, आज़ाद तो हो जाते हैं, डीकोलोनाइज हो जाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने ये होती कि वो कंट्रीज़ जो अभी तक जो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा था वो बहुत गुर्बत में होते हैं, गरीबी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है। और जाने से पहले अंग्रेज़ों ने इनके इकोनॉमीज़ और इनके सोसाइटीज़ को बिल्कुल हैंडीकैप बना के गया होता है। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है वो तो दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे, ब्रिटेन वुड्स, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि इन इंस्टीट्यूशंस को बनाने का मकसद ये था कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ की इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इनको बनाया गया था। अब इन इंस्टीट्यूशंस को फॉर्मर कॉलोनीज़ के जो प्रॉब्लम्स थे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो इन इंस्टीट्यूशंस को बनाया नहीं गया था, यहाँ तो कोई ऐसा फ्रेमवर्क था नहीं। ठीक है, लेकिन क्या हो गया कि समय के साथ यूरोप और जापान की जो है ना, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ और जापान जो है वो इतनी तरक्की कर जाते हैं कि वो इन इंस्टीट्यूशंस पे अब ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते। अब उन्हें वर्ल्ड बैंक से पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ना जापान को पड़ते ना उन यूरोपियन कंट्रीज़ को पड़ते हैं। यानी अब उनकी डिपेंडेंस जो है IMF और वर्ल्ड बैंक पे ज़्यादा नहीं रहते हैं। तो इस वजह से लेट 1950s का मतलब हो गया 1959 में से जो है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस अब उनकी फोकस शिफ्ट हो जाते हैं। पहले जहां उनकी फोकस इकोनॉमिक रिकवरी पे था इंडस्ट्रियल नेशंस की, अब उनकी फोकस शिफ्ट होकर फॉर्मर कॉलोनीज या डेवलपिंग कंट्रीज़ की डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। तो कॉलोनी के तौर पर बहुत सारे जो लेस डेवलप्ड रीजन्स है वो वेस्टर्न एम्पायर्स का हिस्सा रहा था, वो इन्हीं मगरबी इन सल्तनतों का, इन मगरबी बादशाहों की वो हिस्सा रहा था। लेकिन अब आयरनिकली कहते हैं कि अब उनकी डिपेंडेंस जो है किस पे हो जाती है, अब ये तो चले गए, यूरोपियंस छोड़कर चले गए, अब ज़्यादातर डिपेंडेंस जो है ये नए नए आज़ाद हुए मुल्क जो है वो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर आप ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को कौन चला रहा होता है? ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस को वही फॉर्मल कॉलोनियल पावर चला रहे होते हैं। ठीक है, तो बात यह है कि दोबारा से आज़ाद होने के बाद भी दोबारा से वो किन के कंट्रोल में आ गया, किन के अंडर आ गया, फिर से उन्हीं वेस्टर्न पावर्स के अंडर आ गया ये लोग, ये कंट्रीज़। तो बहुत साल गुजरने के बाद भी, डीकोलोनाइजेशन को हुए बहुत साल के बाद भी फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स जो है अभी भी जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज थे, जैसे कि मिनरल्स हो गया, लैंड हो गया, बहुत सारे फॉर्मर कॉलोनीज़ में अभी भी इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है उनके कब्ज़े में था। और इसके अलावा बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस थे, कंपनीज थे पावरफुल कंट्रीज़ के, जैसे कि USA का हो गया, वो लोग भी बड़ी आसानी से
इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करने के, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के राइट्स इजीली उन्हें सिक्योर होता था, इजीली वो लोग हासिल कर लेता था, ठीक है। और बड़ी सस्ते दाम पर वो इन कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता था। तो उसी समय बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वेस्टर्न इकोनॉमीज़ में जो 1950s में और 1960s में जितना रैपिड ग्रोथ हुआ है, वेस्टर्न मगरबी मुल्कों ने जितना तरक्की किया है 1950 और 1960 के दशक में, तो उन्हें उससे कोई फ़ायदा डेवलपिंग नेशंस को नहीं पहुंचा है। तो इस वजह से इन डेवलपिंग कंट्रीज़ ने क्या किया कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश किया है। उन्होंने एक ग्रुप बना डाला, ग्रुप ऑफ 77 के नाम से। ये चीज़ याद रखो कि G77 जो है वो किन कंट्रीज़ ने बनाया है? G77 जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने बनाया है। डेवलपिंग कंट्रीज़ ने उस समय इस ग्रुप को बनाया है जब उन्हें लगा कि ये जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है या जो वेस्टर्न पावर्स है वो तो बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनके तरक्की करने से, उनके डेवलप होने से हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमें अपने इन तमाम मुल्कों को, यानी इन तमाम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, तरक्की के राह पर गामजन करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है और हमें ग्रुप बनाने की ज़रूरत है। इस वजह से उन्होंने इस ग्रुप को बनाया है G77 के नाम से। और इस ग्रुप को बनाकर उन्होंने एक डिमांड किया है कि नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के अपोज किया है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम को उन्होंने कहा कि यह हमारे फ़ायदे के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्रियल पावर्स की फ़ायदा है, इससे सिर्फ इंडस्ट्रियल नेशंस को ये फ़ायदा हो रहा है और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इस वजह से उन्होंने क्या डिमांड किया है? एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर डिमांड किया। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब ये था उनके लिए कि एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस निज़ाम के तहत हमें अपने जो कुदरती वसाइल है उस वसाइल को अपने मुल्क के, जो जिस मुल्क में भी हो उस मुल्क के बाशिंदों का हक़ होगा उस पर, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट असिस्टेंस होंगे और उनके रॉ मटेरियल्स के बराबर दाम मिलने चाहिए। और जो भी इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में चीज़ें बनेंगे उन चीज़ों का वर्ल्ड मार्केट में उनको एक्सेस होनी चाहिए। और डेवलप्ड कंट्रीज़ के मार्केट्स में भी इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर भी उनके लिए मार्केट्स होनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ये उनके कुछ डिमांड्स थे। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब ये था कि एक ऐसा निज़ाम बने जिस निज़ाम के तहत उस मुल्क के रिसोर्स पर उन्हीं लोगों का हक़ हो। और इसके अलावा उन मुल्कों में से जो रॉ मटेरियल्स जाते हैं उन रॉ मटेरियल्स का बराबर कीमत मिले उन्हें। और उन मुल्कों में से जो भी फिनिश गुड्स जाते हैं या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जाते हैं उन गुड्स को डेवलप्ड कंट्रीज़ के मार्केट्स में मार्केट्स तक उनकी एक्सेस हो, मार्केट्स में उनके गुड्स को बेचने का उन्हें राइट मिलना चाहिए। तो ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स के ये कुछ डिमांड्स थे, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स और इन डेवलपिंग कंट्रीज़ के, ठीक है। तो G77 और नियो के बारे में आपने थोड़ा सीख लिया यहाँ। अब यहाँ पर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से शुरुआत होती है ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है। तो बहुत साल स्टेबल और रैपिड ग्रोथ होने की बावजूद भी पोस्ट वार वर्ल्ड जो था, यानी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद की जो दुनिया थी वहाँ पर सब कुछ सही नहीं जा रहा था। कहते हैं रैपिड और स्टेबल ग्रोथ तो हो रहा था, जल्दी से भी हो रहा था और पहले की तरफ फ्लक्चुएशंस भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ सही नहीं जा रहा था। 1960 से जो ओवरसीज़ इन्वॉल्वमेंट्स थे उनकी कीमत बढ़ने लगे, जिसकी वजह से यूएस की फाइनेंसेस काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी कमज़ोर हो जाते हैं। यूएस डॉलर जो है अब वो वर्ल्ड प्रिंसिपल करेंसी के तौर पर पहले वाले कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो पहले हमने उसकी जो वैल्यू थी वो गोल्ड के हिसाब से था और बाकी तमाम करेंसीज़ को जो है यूएस डॉलर के हिसाब से वाई किया जाता था। अब वो डॉलर के बराबर उसकी वो करेंसी जो है वो वैल्यू मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट आ जाते हैं। मिड 1970 से तो
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है इसने भी बहुत सारे तरीके से इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम भी चेंज हो जाते हैं। पहले जो डेवलपिंग कंट्रीज़ था वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास जा सकता था लोन्स के लिए, डेवलपमेंट असिस्टेंस के लिए, लेकिन अब उन्हें मजबूर किया गया है वेस्टर्न कमर्शियल बैंक से पैसा जो है बोरो करने पे, पैसा उधार पे लेने पे, और बाकी जो प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस थे उनसे पैसा उधार पे लेने पे वो मजबूर हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, बार बार ये लोग क्राइसिस में और डेब्ट क्राइसिस में चले जाते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं ये डेवलपिंग वर्ल्ड। और वहाँ के रहने वाले लोगों के जो इनकम्स है उसमें भी काफ़ी कमी आ जाते हैं, और जब कमी आ जाती है इनकम्स में तो बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर पर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड जो है 1970 से, मिड 1970 से वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाते, बेरोज़गारी बढ़ना शुरू हो जाते, और अर्ली 1990s तक ये क्राइसिस कंटिन्यू रहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। फ्रॉम लेट 1970 से यानी 1978-79 से अब MNCs जो है उन्होंने भी अपनी प्रोडक्शन को जो है लो वेज एशियन कंट्रीज़ में शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। MNCs का मतलब होते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ठीक है। तो अब MNC जो है 1970 से उन कंट्रीज़ में वो लोग ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं एशिया के, जहाँ पर वेज जो है बहुत कम था, जहाँ पर कम दाम पर उन्हें लेबर अवेलेबल था, ठीक है। चाइना की अगर आप बात करेंगे तो बिल्कुल पोस्ट वार वर्ल्ड इकोनॉमी से वो कट ऑफ था 1949 से। 1949 में चाइनीज़ जो रिवोल्यूशन आते हैं, ठीक है, उसके बाद से ये वर्ल्ड से बिल्कुल कट ऑफ था। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था चाइना में और सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ को जो है वो वापस कहाँ लेके आते हैं, वो वर्ल्ड इकोनॉमी में उनको वापस लेके आते हैं। तो वेजेस की बात करेंगे, जो पैसा देना पड़ता था, जो तनख्वाह देना पड़ता था, वो कंट्रीज़ या चाइना जैसे कंट्रीज़ में बहुत कम था। तो इस वजह से MNCs का वर्ल्ड मार्केट को कैप्चर करने के लिए चाइना जैसे कंट्रीज़ जो है लो वेज एशियन वो कंट्रीज़ थे वो इनके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन जाते हैं। तो आपने कभी देखा कि बहुत सारे जो टीवीज़ है, मोबाइल फ़ोन्स है, टॉयज़ है, जिन्हें अब हम बहुत सारे खिलौने या टीवीज़ या मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो मेड इन चाइना होता है, ठीक है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जो लो कॉस्ट स्ट्रक्चर है चाइनीज़ का, ठीक हुआ, और वहाँ के लो वेज यानी वहाँ पर बहुत कम दाम पर काम करने की, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा है तो कम दाम पर भी लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे प्रोडक्ट्स जो है ना इस किस्म के लो वेस्ट कंट्रीज़ में ज़्यादा बनते हैं। तो इंडस्ट्री को लोकेट करना लो वेज कंट्रीज़ में, इस वजह से भी यहाँ वर्ल्ड ट्रेड स्टिमुलेट हो जाते हैं और कैपिटल्स फ्लो हो जाते हैं। तो पिछले 2 दशक में वर्ल्ड इकोनॉमिक जोग्राफी जो है वो काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि चाइना जैसे, इंडिया जैसे, ब्राज़ील जैसे कंट्रीज़ जो है जिसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ये रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक और चैप्टर स्टार्ट करेंगे।